सोचिए, आप दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे सुनसान कोने में फंस गए हों। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ और नाउमीदी। और तभी आपकी टीम का एक साथी धीरे से कहता है, मुझे नहीं लगता अब हम कभी घर लौट पाएंगे। बस यही वो खौफनाक हकीकत थी जिसका सामना सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके साथियों को करना पड़ा था। आज हम उनकी इसी अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत जानेंगे। हम इस पर आएं कि वो इस हाल में पहुंचे कैसे, उससे पहले जरा इस मंजर को देखिए। उनका जहाज, जो उनकी पूरी दुनिया थी, बर्फ के बीच पिस चुका है। वो एक तैरती हुई बर्फीली चट्टान पर फंसे हैं, जहां से इंसानी बस्ती हजारों किलोमीटर दूर है। कोई बचाने नहीं आ रहा। ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इंसान के हौसले का सबसे बड़ा इम्तिहान था। तो आज हम गोता लगा रहे हैं शकल्टन और उनके जहाज एंड्योरेंस की उस हैरत अंगेज दास्तां में। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक नाकामयाब मिशन की नहीं है। ये कहानी है लीडरशिप की, कभी न टूटने वाली उम्मीद की और जिंदा रहने की इंसानी जिद की। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई एक ऐसे दुस्साहसी सपने से जो उस जमाने में लगभग पागलपन लगता था। साल था 1914 और सर अर्नेस्ट शैकल्टन की नजरें थीं उस आखिरी इनाम पर जिसे अब तक कोई नहीं जीत पाया था। पूरे अंटार्कटिक महाद्वीप को पैदल पार करने वाला पहला इंसान बनना। प्लान बड़ा सीधा और साफ था। वेडल सागर से अंटार्कटिका में दाखिल होना, साउथ पोल को पार करते हुए लगभग 2900 किलोमीटर पैदल चलना और दूसरी तरफ रॉस सागर पर निकल जाना। अगर वो ये कर लेते तो उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता। लेकिन अंटार्कटिका किसी की नहीं सुनता। चेतावनी दी गई थी कि उस साल बर्फ की हालत बहुत खराब है, पर शैकल्टन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। और फिर जनवरी 1915 में उनका मजबूत जहाज एंड्योरेंस वेडल सागर की विशाल और खिसकती हुई बर्फ के जबड़ों में फंस गया। उनका सपना अब एक जमे हुए दुस्वप्न में बदल चुका था। उम्मीद थी कि वो बर्फ से जल्दी निकल जाएंगे, पर असलियत थी एक लंबी धीमी कैद। हफ्ते महीनों में बदल गए। पूरे 9 महीने तक वो जहाज समेत बर्फ के साथ बहते रहे, अपनी मंजिल से और भी दूर। हर रोज उन्हें बर्फ के टूटने और कराहने की आवाजें सुनाई देती, जो उनके जहाज के ढांचे पर दबाव डाल रही थीं, उसे धीरे धीरे तोड़ रही थीं। और फिर 27 अक्टूबर 1915 को वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको डर था। टूटती लकड़ियों और अंदर आते बर्फीले पानी की आवाज के बीच शैकल्टन को वो हुक्म देना पड़ा जिसने सब कुछ बदल दिया। जहाज को खाली कर दो। महाद्वीप पार करने का सपना मर चुका था। अब मिशन सिर्फ एक था, जिंदा रहना। जहाज के डूबने के बाद उन 28 लोगों की दुनिया एक विशाल हिलती डुलती बर्फीली चट्टान पर सिमट गई। उनका घर, उनकी इकलौती पनाहगाह अब जा चुकी थी। अब वो पूरी तरह से अंटार्कटिक महासागर की धाराओं के रहमो करम पर थे, एक तैरते हुए बर्फीले टापू पर। जरा इस समय के फासले को समझिए। जनवरी 1915 में जहाज के फंसने से लेकर अप्रैल 1916 में नाव में बैठकर निकलने तक 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। उनका पूरा वजूद एक अनिश्चित जमे हुए इंतजार में तब्दील हो गया था। इस नंबर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 497, मतलब लगभग 1.5 साल। इतने लंबे समय तक क्रू के किसी भी मेंबर ने ठोस स्थिर जमीन पर पैर तक नहीं रखा था। उनकी पूरी जिंदगी या तो एक डूबते जहाज पर बीती या फिर एक तैरते हुए बर्फ के कैंप पर, जिसके चारों ओर सिर्फ अनिश्चितता थी। तो ऐसे नामुमकिन हालातों में वो जिंदा कैसे रहे? जवाब है शैकल्टन की लीडरशिप। उन्होंने एक सख्त रूटीन बनाया। हर किसी के पास एक काम था, चाहे शिकार करना हो या पानी के लिए बर्फ पिघलाना। राशन को बहुत सावधानी से बांटा जाता था। उन्होंने हौसला बनाए रखने के लिए खेल और गाने बजाने का भी इंतजाम किया। मतलब बर्बादी के बीच भी उन्होंने एक अनुशासन बनाए रखा। 5 महीने बाद उनकी बर्फीली चट्टान भी टूट गई। अब उन्हें अपनी 3 छोटी छोटी लाइफ बोट्स में खतरनाक समंदर में उतरना पड़ा। जैसे तैसे वो एलिफेंट आइलैंड नाम की एक वीरान चट्टानी जगह पर पहुंचे। ये जमीन तो थी, पर ये बचाव नहीं था। वो अब भी फंसे हुए थे। और यहीं पर शैकल्टन ने वो फैसला लिया जो इतिहास के सबसे साहसी जुआओं में से एक माना जाएगा। उनके सामने एक नामुमकिन चुनाव था। केप हॉर्न करीब 800 किलोमीटर दूर था,
लेकिन इसका मतलब था दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते ड्रेक पैसेज को सीधा पार करना। वहीं साउथ जॉर्जिया 1300 किलोमीटर दूर था। रास्ता लंबा था, लेकिन इससे उन्हें हवाओं और लहरों का साथ मिलने की एक उम्मीद थी। उन्होंने लंबा रास्ता चुना। ये एक सोचा समझा मगर बेहद हताश कर देने वाला जोखिम था। इस सफर की मुश्किल का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। सोचिए, शेकल्टन और 5 और लोग सिर्फ 7 मीटर की एक खुली नाव में बैठकर 1300 किलोमीटर के सफर पर निकल पड़े, वो भी दुनिया के सबसे तूफानी समंदर में। उन्होंने भयानक हवाओं, विशाल लहरों और जमा देने वाले तापमान का सामना किया, और पीछे एलिफेंट आइलैंड पर 22 लोग उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। और फिर एक चमत्कार हुआ। 16 मुश्किल दिनों के बाद जब वो हिम्मत हारने ही वाले थे, उन्हें साउथ जॉर्जिया की चट्टानें दिखाई दी। वो बच गए थे, लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उनके सामने एक आखिरी नामुमकिन बाधा खड़ी थी। हुआ ये कि वो टापू के गलत वीरान हिस्से पर उतर गए थे। मदद व्हेल पकड़ने वाले स्टेशनों पर थी, जो कि 3000 मीटर ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के उस पार थी। इन पहाड़ों को पहले कभी किसी ने पार नहीं किया था। थके हारे भूखे और मामूली औजारों के साथ शेकल्टन और 2 और लोगों ने 36 घंटों में उस नामुमकिन काम को कर दिखाया और किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच गए। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। शेकल्टन ने फौरन अपने पीछे छूटे हुए लोगों को बचाने के लिए एक जहाज का इंतजाम किया, पर अंटार्कटिका ने अभी हार नहीं मानी थी। 3 बार मोटी समुद्री बर्फ ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, हर बार वापस मुड़ते वक्त उन्हें कितनी मायूसी हुई होगी, ये जानते हुए कि उनके साथी वहां इंतजार कर रहे हैं। और एलिफेंट आइलैंड पर वहां 22 लोग पूरे 128 दिनों तक इंतजार करते रहे, मतलब 4 महीने से भी ज्यादा। वो 2 उल्टी नावों के नीचे रह रहे थे, ठंड और भूख से लड़ रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा वो घटती हुई उम्मीद से लड़ रहे थे। हर दिन वो समंदर की ओर देखते, बस इस भरोसे पर टिके थे कि उनका बॉस वापस आएगा। 22 जिंदगियां उस वीरान टापू पर दांव पर लगी थीं। वो ठंड, भूख और इस कुचल देने वाली अनिश्चितता से जूझ रहे थे कि क्या वो कभी दोबारा दुनिया देख भी पाएंगे। और फिर 30 अगस्त 1916 को अपनी चौथी कोशिश में शेकल्टन आखिरकार बर्फ को पार कर गए। जैसे ही वो किनारे के पास पहुंचे, उन्होंने चिल्लाकर पूछा, तुम सब ठीक हो? जवाब आया, हम सब ठीक हैं बॉस। उन्होंने एक भी आदमी नहीं खोया था। इंसानी हिम्मत के इतिहास में ये सबसे अविश्वसनीय पलों में से एक है। देखा जाए तो शेकल्टन अपने असली मकसद में नाकाम रहे। उन्होंने अंटार्कटिका को पार नहीं किया, लेकिन इसके बदले में उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा गहरा हासिल किया। उनकी कहानी मुश्किल हालात में लीडरशिप और कभी न हारने वाले इंसानी जज्बे की एक मिसाल बन गई। और कमाल की बात यह है कि इस अविश्वसनीय कहानी में एक नया मोड़ भी आया है। 2022 में मिशन शुरू होने के 106 साल बाद एंड्योरेंस का मलबा वेडल सागर की गहराइयों में मिला, ठंडे अंधेरे पानी में एकदम सही सलामत। वो जहाज आज भी उनके उस महाकाव्य संघर्ष का एक खामोश गवाह है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या एंड्योरेंस मिशन एक नाकामी थी? वो अपनी मंजिल तक तो नहीं पहुंचे, या फिर ये इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है? एक ऐसी कामयाबी जिसे किसी महाद्वीप को पार करने से नहीं, बल्कि एक लीडर के उस वादे से मापा जाता है जिसमें उसने अपने सभी साथियों को नामुमकिन हालातों से जिंदा घर वापस लाने की ठानी थी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें लीडरशिप, महत्वाकांक्षा और इस बात के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि असल में क्या मायने रखता है।